नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम यहाँ पे बात करेंगे अन्य गद्य विधाएं। अन्य गद्य विधाओं में कथितर गद्य की चर्चा होती है। जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, इन सभी पे चर्चा होगी। डायरी, जो भी इकाई 10 में NTA-NET JRF के सिलेबस में लगी हुई हैं, पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, उसी पे हम चर्चा करेंगे। जो हमारा विषय है आज का, वो है आपहुदरी। और मित्रों, आपहुदरी रमणिका गुप्त की एक बहुत प्रतिष्ठित रचना है। इसके लिए अगर हम बात करें तो परीक्षाएं कौन कौन सी, जहां पे प्रश्न यहां से आ सकते हैं, तो वो है नेट JRF, PGT, TGT, DSSB। ये सभी परीक्षाओं से जो जुड़े हुए प्रश्न हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। प्रश्नों के माध्यम से हम चर्चा करेंगे इस गद्य विधा पे। तो आपका कई सारे कार्य इसी से हो जाएंगे। समीक्षा भी मिलेगी आपको, सार संग्रह भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके अतिरिक्त कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी समस्याएं आपकी यहीं से समाप्त हो जाएंगी। कथनों पे भी चर्चा करेंगे और अध्यायवार यानी जो पाठ्यवार है, इसका हम विवेचन भी करते चलेंगे। तो इन सभी बहुआयामी जो उद्देश्य हैं, इनको ध्यान में रख करके हम सीरीज लेकर आ रहे हैं। गुरुचला एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रभात मिश्रा प्रारंभ करता हूं आज सीरीज में उपस्थित इस विधा पर। आपहुदरी जो रमणिका गुप्त की बहुचर्चित रचना है। आप सबसे पहले बताएं कि ये विधा क्या है। प्रश्नों में आप अपना ये देखते चलें कि कितने प्रश्न आपने सही किए। आप अपने प्रश्नों का उत्तर, अपने आंसर्स देखते रहें। हम परिचर्चा करते रहेंगे। प्रश्न के बाद उत्तर के लिए हम सही उत्तर बताने से पहले 10 सेकंड आपको देते हैं। तो विकल्प है हमारे पास जीवनी, संस्मरण, यात्रावृत्त और आत्मकथा। ये सभी मित्रों कथेतर गद्य होते हैं। यहाँ पे कोई कथा नहीं होती, कोई कथानक नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ एक अध्ययन करा जाता है। एक अध्ययन के माध्यम से, एक लेख के माध्यम से तमाम प्रकार की जो स्मृतियां हैं वो इसमें रखी जाती हैं। सही उत्तर जो होगा वो होगा आत्मकथा। तो मित्रों, आपहुदरी जो है वो क्या है? आत्मकथा है। आत्मकथा वह होती है जिसमें लेखक स्वयं, इस स्वयं को बहुत ध्यान देना है। जीवनी और आत्मकथा में अंतर यही होता है कि आत्मकथा में जीवन का वर्णन लेखक स्वयं करता है, यानी अपने जीवन का वर्णन करता है। जीवनी में लेखन जो होता है, वो वर्णन जो होता है, वो लेखक अपने आप नहीं, यानी दूसरा, उसका जो मित्र है, सहपाठी है, जानने वाला है, परिचित है, या कोई भी सामान्य व्यक्ति है, वो उसकी जीवन लीला का वर्णन बिंदुवत करता है। दूसरी चर्चा पर प्रश्न की करेंगे। रमणिका गुप्त की कृति आपहुदरी, उनकी आत्मकथा का कौन सा भाग है? आत्मकथा उन्होंने लिखी, ये महत्वपूर्ण है। तो रमणिका गुप्त जी जिनकी आत्मकथा है, तो उसमें कौन सा भाग है? पहला, दूसरा या फिर तीसरा? तो बी ऑप्शन है, दूसरा भाग आपहुदरी उनकी आत्मकथा है। पहला भाग जो है वो उनका हादसे है। जी हाँ, तो पहला भाग हादसे और दूसरा भाग आपहुदरी है। चलिए, एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा शीर्षक से रमणिका गुप्त की कौन सी आत्मकथा छपी? जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे आपको चुनाव करना है, हादसे, आपहुदरी, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अब ये शीर्षक है एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा। वो शीर्षक, टाइटल जो है वो आत्मकथा के फ्रंट पेज पर ही है, यानी मुख्य पृष्ठ पर। कौन सी आत्मकथा के लिए? हादसे है, आपहुदरी है, दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? और सही उत्तर जो है आपहुदरी है। तो एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा जो दूसरा भाग है आपहुदरी, उसी के लिए कहा जाता है। चौथे प्रश्न की चर्चा करते हैं। आपहुदरी का अर्थ क्या है? तो मित्रों, आपहुदरी का अर्थ वह स्त्री जो सभी के साथ मिलकर जीवन जीती है, वह स्त्री जो डर डर के अपना जीवन जीती है, वह स्त्री जो अकेले अपना जीवन जीती है, या वह स्त्री जो अपनी मर्जी से अपना जीवन जीती है। अब देखिए, 4 हैं यहाँ पे बिंदु। आपहुदरी के लिए कौन सा सही है? वो उत्तर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन। एक ऐसी स्त्री की आत्मकथा, एक ऐसी स्त्री की कथा जो स्वयं स्वच्छंद होकर के जीवन जीती है, अपनी मर्जी से, अपने मानकों से, अपनी विचारधारा का जो अपने जीवन में समावेश करती है और उसी परिपाटी पर चलती है। यानी पदचिन्ह किसी के नहीं है, किसी परंपरा में नहीं ढली है, वह मनमौजी और स्वतंत्र विचारधारा वाली व्यक्तित्व है। 5 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो भारतीय साहित्य में इतना बोल्ड व बिंदास लेखन नहीं देखा। रमणिका गुप्त जी ने जितनी साफगोई से अपने जीवन को देखा और स्वीकारा, वह हर लड़की के लिए एक प्रेरणा है। उसे जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने शरीर से कथित गलतियों से ऊपर उठना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। यहाँ पे थोड़ी सी पहले हम उत्तर के पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस पर। ये जो आत्मकथा है, एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा, इस आत्मकथा में उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि
कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इससे उनके जीवन को क्या, जिस प्रकार से आत्मकथा को लिखा जाता है, एक आत्मकथा जो ये सोच करके लिखा जाए कि इसको कोई नहीं पढ़ रहा, सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन के उन स्याह बिन तथ्यों को, तथ्यों को, स्याह तत्वों को पन्नों पर स्याह कर देना, यही उस स्त्री का काम है, उस लेखिका का काम है। और वह अपने जीवन के सभी बोल्ड और बिंदास, देखिए ये शब्द यहाँ पे आया इस कथन में, तो मैं इस कथन पे चर्चा कर लेता हूँ बोल्ड और बिंदास की। बोल्ड यानी उन्होंने अपने जितने भी जो संबंध हैं, जो हैं वो विवाह के पूर्व के हों या विवाहेतर हों, विवाह के उपरांत के, उन सभी संबंधों का वर्णन किया, जो उनके पति के साथ जिस प्रकार से संबंध हैं, उस प्रकार से उनके किस प्रकार से संबंध रहे, उन सभी बिंदुओं को भी उसमें परिलक्षित किया। और बिंदास यानी इसमें साफगोई उनकी देखने को मिलती है, बिल्कुल जरा सा भी क्लिष्टता नहीं है, कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं है, सब कुछ अनवरत शीशे की तरह साफ रखा हुआ है उनकी आत्मकथा में। और यही उनकी आत्मकथा को और भी खूबसूरत बनाता है। महेश भारद्वाज जी के द्वारा ये कहा गया, जो कि आपोहुदरी के प्रकाशक हैं। वो खुद हतप्रभ है कि ऐसा बिंदास और इतना स्पष्ट लेखन कौन कर सकता है। वो एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा, यानी एक जिद ही कर सकती है। फिर हम देखते हैं आत्मकथा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका प्रकाशन वर्ष क्यों नहीं बताया गया। प्रकाशन वर्ष अवश्य बताएंगे, क्योंकि एनटीए नेट के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो रमणिका गुप्त की आत्मकथा निम्न में से हाथ से राजनीतिक संघर्ष की चर्चा की गई। आपोहुदरी में जिद्दी लड़की की आत्मकथा, सही उत्तर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा। इसमें दोनों सही हैं। हादसे का प्रकाशन मित्रों 2005 में हुआ और आपोहुदरी का प्रकाशन 2015 में हुआ। 2005 अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की वह सदस्य नहीं, 1977 में वो विधायक पद पर भी रही। विधायक होने के नाते उन्होंने जो उस समय का जो मजदूर वर्ग था उसके प्रति उनका रुझान गया, उसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी। और इस प्रकार से एनजीओ और तमाम प्रकार की विचारधाराएं जो रहीं, वो कारखाने के जो मजदूर हैं उनके प्रति, उनका जीवन संघर्ष के प्रति उनका सदैव जुड़ाव रहा। तो उनका राजनीतिक संघर्ष हादसे में हमें देखने को मिलता है, किस प्रकार उनके राजनीतिक संघर्ष में संबंध रहे, किस प्रकार से उसमें उनके जितने भी जंगम दृश्य रहे, वो सभी कुछ उसमें हादसे में दर्शित होता है, प्रदर्शित होता है। इसके बाद में जो एक उनकी जिद है या उनके जीवन की जो अंतरंग गतिविधियां हैं, वो हमें आपोहुदरी में देखने को मिलती हैं। तो दोनों का ही विषय थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है, लेकिन कथा तो रमणिका गुप्त की ही है। सिर्फ और सिर्फ विषय और उद्देश्य जो कथा है, आत्मकथा, उसके बदले हुए हैं। आपोहुदरी किस भाषा का शब्द है, प्रश्न यहाँ से बनता है, महत्वपूर्ण है। किस भाषा का शब्द है, मराठी, पंजाबी, गुजराती या फिर बिहारी। तो आपोहुदरी मित्रों पंजाबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है खुडसर। जी हाँ, तो इसका अर्थ क्या है, खुडसर, एकदम स्वच्छंद, हरफन मौला। 8 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो आत्मकथा के विषय के लिए इसमें कौन सा महत्वपूर्ण विषय जो है वो आत्मकथा आपोहुदरी के लिए रहा। यौन संबंध की खुली दास्तान, मनोविज्ञान की समझ, छुआछूत, जातिपात और अंधविश्वास। तो सही उत्तर जो है वो डी ऑप्शन होगा। सब कुछ इसमें वर्णित किया गया, सब कुछ इसमें बताया गया। मनोविज्ञान की समझ भी है, छुआछूत, जातिपात, अंधविश्वास की भी समझ है, इनमें से सभी समझ हैं। यौन संबंधों की खुली दास्तान तो कहा ही जाएगा। अब यौन संबंधों की खुली दास्तान इसमें वर्णित है, ये मैं आपको बता दूं। आपोहुदरी आत्मकथा जो है उसमें उन्होंने उस बचपन का भी वर्णन किया है जिस बचपन में उनको अपने यौनांगों के बारे में कोई भी समझ नहीं थी। उस समय उनके घर आने वाले जो मास्टर साहब थे उनके उस अनछुए दृश्यों के बारे में भी उन्होंने बिल्कुल साफ साफ वर्णित किया। वो रजाई में बैठ जाते थे, रजाई में बैठ करके जो उनके माता पिता थे उनसे यह बात उन्होंने बताई भी, परंतु उनका भी ध्यान इस पर नहीं गया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मास्टर साहब पर विश्वास रहा। उसके बाद में उनके साथ में जो होने वाली जो छोटी छोटी हरकतें थीं वो उनके फिर जीवन के एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गए, या फिर उनके उस अनछुए जो पहलू हैं उनका भी उन्होंने बड़े अच्छे प्रकार से वर्णित किया। तो वो मनोवैज्ञानिक जो पृष्ठभूमि थी
वो भी उनके द्वारा बताई गई। उसके बाद में उनके एक मुस्लिम लड़के के साथ संबंध रहे। तो पूरी तरह से उन्होंने अपने संबंधों के बारे में इसमें वर्णित किया है। बिल्कुल भी कहीं पे झिझक नहीं महसूस होती है। विवाह के पूर्व उनके जीवन का पहला संबंध वह भी वर्णित है। उसके बाद में किस प्रकार से उनका जो प्रेम सदैव वह जीवित रहता है वह भी संबंध है। विवाह और विवाह के बाद के सभी दृश्य इस कथा के अंतर्गत वर्णित हैं। एक छोटी सी लड़की जो किशोरावस्था को प्रारंभ हो रहा है, जिसके जो यौवनांग हैं और वह किस प्रकार से विकसित होते हैं, उन सभी की परिपाटी का जो वर्णन है वो इसमें कहा गया। तो दो बिंदु तो सीधे सीधे आ जाते हैं, यौन संबंध की खुली दास्तान और मनोवैज्ञानिक समझ। इसके बाद में ये छुआछूत, जाति पाति, अंधविश्वास, ये हमारे भारतीय परंपरा का अभिन्न अंग है और ये भी इसके अंतर्गत वर्णित है। इसमें प्रश्न की चर्चा करते हैं। रमणिका गुप्त का प्रेम विवाह किसके साथ हुआ? हम चर्चा करते हैं यहाँ पे सही उत्तर। प्रेम विवाह उनका किसके साथ हुआ? जयप्रकाश गुप्त, राम प्रकाश गुप्त, श्याम प्रकाश गुप्त या वेद प्रकाश गुप्त? सही उत्तर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, वेद प्रकाश गुप्त जी के साथ उनका विवाह हुआ। उनके पति के रूप में रहे। इनके साथ उनका जीवन जो है बड़ा ही जंगम हो जाता है। कुछ समय तक विवाह संबंध जो है वो सुदृढ़ रहते हैं। उसके उपरांत उनके भाभी के साथ में जो संबंध रहे उनके बारे में यहाँ पे वर्णित करती हैं वेद प्रकाश गुप्त जी के बारे में। और उसके बाद में उनका जो शक्की मिजाज था वह भी कहीं ना कहीं बड़ा जंगम रहता है। इसलिए वह रमणिका गुप्त जी के जीवन में थोड़ी सी दखल देता है, समस्या उत्पन्न होती है, वह भी उसमें वर्णित है। 26 मार्च 2019 को रमणिका गुप्त का निधन हो गया। हादसे रमणिका गुप्त के जीवन के बाह्य संघर्ष को वर्णित करता है और आपहुदरी रमणिका गुप्त के आत्म संघर्ष को वर्णित करता है। जी हाँ, इन प्रश्नों के माध्यम से छोटी मोटी बातें हुई। अब हम यहाँ पे कुछ कथनों के बारे में चर्चा करेंगे जो उनकी आत्मकथा से लिए हुए हैं। जो भी मैंने अभी तक बताया उसका पूरा पूरा स्पष्ट वर्णन यहाँ पे हम करते हैं। 26 मार्च को इस संसार से एक महत्वपूर्ण लेखिका जो साहित्य की सृजन करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है, उनका निधन हो जाता है। हादसे उनके 2005 की पहली आत्मकथा है और इसमें उनके बाह्य संघर्ष मैंने आपको बताया कि वो जो 1977 में उनका विधायक होना, कांग्रेस पार्टी से मजदूरों के प्रति उनकी सिंपैथी होना, उनकी सहानुभूति होना, उनके लिए उस आंदोलन में भाग लेना, उस समय जो इमरजेंसी का काल था, अकाल का काल था, उस समय परिस्थितियां जो थी उन सभी का वर्णन, यानी राजनीतिक जीवन, अगर हम मोटे मोटे शब्दों में कहें तो राजनीतिक संघर्ष या राजनीतिक जीवन का वर्णन रमणिका गुप्त के हादसे में मिलता है। वहीं जब हम आपहुदरी की बात करते हैं तो उन्होंने अपने जीवन के सभी उन खिन्न बिंदुओं को इस पन्नों पर उतार करके अपने जीवन को मुक्त कर दिया, आनंद की अवस्था को प्राप्त कर लिया। ये रचना 2015 में उनके जीवन को इन सभी विसंगतियों से मुक्त कर देती है और वह आत्मकथा जो है यह हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि बन जाती है। अब चलिए आगे देखते हैं। रमणिका गुप्त का प्रेम विवाह के पूर्व और उनका प्रेम विवाह होता है वेद प्रकाश गुप्त जी के साथ में। विवाह के पश्चात दोनों में ही रहा, जिसका वर्णन उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ किया है और जो लेखक किसी भी लेखक के लिए इतना आसान नहीं होता। नहीं ढकूंगी सर, क्यों ढकूं? क्या लड़के सिर ढककर चलते हैं? रवि क्यों नहीं कहती अपना सिर ढकने को? रवि को क्यों नहीं कहती, यानी भाई रवि को क्यों नहीं कहती अपना सिर ढकने को? मैं कोई उससे कम हूं क्या? नाना जी की हवेली और क्लब में इतनी मेमें आती हैं, वे चुन्नी दुपट्टा नहीं ओढ़ती। ये देखिए, एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा क्यों कहा गया, ये इस कथन के माध्यम से समझ में आ जाता है। ये आत्मकथा में प्रश्न बनाने से बड़ा ज़्यादा आसान मुझे ये लगा कि यहाँ पे हम कथनों पे चर्चा करें। तो ये उनके इस जीवन को भी वर्णित करती है, यानी क्या था, नारी को नारी कहना ये अपने आप में अपशब्द है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, नारी को बार बार नारी कहना कि तुम लड़की हो, तुम स्त्री हो, तुम महिला हो, तुमको पीछे हट जाना चाहिए, ये अपने आप में एक अपशब्द है। हम अगर किसी विकलांग को अगर बार बार विकलांग कहेंगे तो वो कभी प्रसन्न नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर हम किसी महिला को बार बार महिला कहकर संबोधित करेंगे तो भी ये उसके लिए अपशब्दों का विकास करेगा। और इसी बात को समझाने के लिए, नारी अस्मिता को समझाने के लिए उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया और वहाँ पे जातिपात, छुआछूत या नारी के प्रति जो क्लिष्ट विचारधारा है उसके बारे में बताता है।
मुझे नहीं चाहिए अच्छे घर के रिवाज, मैं नहीं बनूंगी अच्छे घर की लड़की, यह सब पुरानी बातें हैं, मैं नहीं मानूंगी कोई पुरानी बात, मैं अपना ही रीति रिवाज चलाऊंगी, खुद अपने आप मैं जोर देकर कहती हूँ। ये देखिए, ये सब कुछ स्पष्ट करता है। मैं कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ और सिर्फ उनकी आत्मकथा के कुछ कथन पढ़ रहा हूँ और स्पष्ट होता है कि यह उनके हठी स्वभाव का, हठी मिजाज का वर्णन करता है। और वह जोर देकर कहती हैं कि मैं अपनी जिंदगी, अपना जीवन अपने नक्शे कदम पर चलूंगी। और यही आपूर्ति का अर्थ है, एक ऐसी लड़की की दास्तान जिसका जीवन उसकी ही विचारों पर चलता है। क्या तर्क करना गाली देना होता है? मैं अच्छी लड़की से एकांत में पूछती हूँ। एक यहाँ पे एक अच्छी लड़की ने जो सब कुछ सहन कर लेती है उसका भी संबोधन किया गया है और वह पूछती है कि क्या तर्क करना गाली देना, क्या अपनी बात कहना, क्या अपने मन की स्तब्ध जो विचारधाराएं हैं उनको आकार देना क्या गाली देना होता है? नहीं, मैं अच्छी लड़की से एकांत में पूछती हूँ। मैं सब परिधियां बांध सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, सीमाओं में रहना मुझे हमेशा कचोटता रहा। ये देखिए, ये एक मानसिक विचारधारा होती है। ये आत्मकथा आपूर्ति सिर्फ और सिर्फ उनकी आत्मकथा नहीं है, ये वर्तमान समय में जो नारी जीवन है उस सभी नारी जीवन के लिए, नारी अस्मिता के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए एक संदेश है, एक उद्देश्य की विचारधारा को बतलाने का प्रयास करता है। सीमा तोड़ने का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। मैं वर्जनाएं तोड़ सकती हूँ अपनी देह कि मैं खुद मालिक हूँ, मैं संचालिक हूँ, संचालित नहीं हूँ, मैं किसी की भी अभिव्यंजना की शक्ति नहीं हूँ, मैं स्वयं अपनी अभिव्यंजना हूँ, मैं अपनी आवाज़ हूँ, मैं अपनी सदा हूँ। यौन के बारे में भक्ष्य अभक्ष्य क्या है? समाज इसका फैसला तो करता रहा है, पर उसने समझ के साथ अपने मानदंड नहीं बदले। व्यक्ति बदलता रहा, प्यार की परिभाषाएं, सुख की व्याख्या, यौन का दायरा, सब तो देश काल के अनुरूप बदलता है। अब देखिए, यौन के बारे में इतना खुला, इतना बेबाकी के साथ चित्रण, मैंने अभी बाकी की बातें बताई, किस प्रकार से नारी जीवन को वो परंपरा से मुक्त करती हैं, स्वतंत्र करती हैं कि मुक्त करो नारी को, चिरवंदिनी नारी को। अगर हम आप प्रयोगवाद की बात करते हैं, एक और भी विचारधारा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास, रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर, इन सभी का खंडन करती हैं। और मुक्त चिरवंदिनी नारी के बारे में यहाँ पे बात होती है, इसी का आख्यान यहाँ पे किया जाता है। यौन के बारे में भी वो कहते हैं भक्ष्य अभक्ष्य कुछ नहीं होता। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो नारी जीवन में इस संतुष्टि का एक शब्द से हम व्याख्यान कर सकते हैं, जिसको कहते हैं आत्मसुख। तो आपूर्ति की लेखिका रमणिका गुप्त सदैव आत्मसुख की तलाश में रहीं और उन्होंने इससे कभी समझौता नहीं किया। उसने समझ के साथ अपने मापदंड नहीं बदले, व्यक्ति बदलता रहा, प्यार की परिभाषाएं बदलती रहीं। अब फिर बात करते हैं मुझे बदलाव प्रिय है, हालांकि मैं अब भी भीतर से कहीं रमना ही हूँ। अब देखिए, रमणिका गुप्त स्वयं को रमना कहती हैं या उनको रमना पुकारा जाता है। यहाँ पे एक बिंदु आता है रमना, मैं अपने भीतर से भी कहीं रमना ही हूँ। एक दृढ़ संकल्प मन में कहीं मचल रहा था, मैं हूँ, मेरी पहचान है, मैं संपूर्ण स्त्री बनकर दिखाऊंगी जो संपूर्ण मनुष्य होती है, अर्धांगिनी नहीं, अपने आप में संपूर्ण। सभी विचारधाराओं को तोड़ करके एक नया विषय, एक नई क्रांति करने का काम अपनी आत्मकथा के माध्यम से कहती हैं और करती हैं। ये रमणिका गुप्त कभी भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ विचारों को ध्यान रखती हों, विचारों के साथ साथ वो उसको फॉलो भी करती हैं, उसको करके दिखाती हैं। एक वरिष्ठ साहित्यकार ने एक महिला राजनीतिक कार्यकर्ता की कथा कहा था। जी हाँ, एक महिला राजनीतिक कार्यकर्ता की कथा कहा था इसी रचना को। इसके बाद में हम देखते हैं औरत के लिए, मैं औरत के लिए स्वच्छंद शब्द को स्वतंत्र से बेहतर मानती हूँ। मैं स्वच्छंद होना श्रेयस्कर समझती हूँ क्योंकि इसमें छद्म नहीं है, दंभ भी नहीं है। और स्वच्छंदता, ये स्वतंत्रता, ये इंडिपेंडेंसी, ये फ्रीडम, इसको ही वह सदैव पालती हैं। आपूर्ति में इससे कहीं इतर अगर हम आपूर्ति को पढ़ते हैं तो हम उस नारी जीवन के प्रति कितना खिन्न भाव रखते हैं ये पुरुष जाति को भी समझ में आ जाएगा। तो ये आपूर्ति रचना ये दोनों ही जाति वर्ग के लिए है, ये समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लिए है कि किस प्रकार से बुद्धिजीवी होते हुए भी वह अपंग मानसिकता को रखता है। एक अद्भुत आत्मकथ्य है आपूर्ति, बोल्ड, बहुत बोल्ड। एक औरत के लिए जीवन का संघर्ष हमेशा बोल्ड ही होता है, बशर्ते लेखिका के अंदर उसे कहने का साहस हो। अब देखिए, मैं यहाँ पे इस बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। ये कथ्य इसलिए कहा गया कि एक औरत के लिए जीवन संघर्ष हमेशा ही बोल्ड होता है।
जैसे अभी हम अगर बात करें थोड़े से समय के पहले, तो एक कथन आया मी टू, बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है। आपहुदरी के लिए वो सब स्पष्ट करता है। आपहुदरी में मी टू जैसी जो विचारधारा है वो सब कहती है, ये बेबाकी से कहना, इसके लिए साहस होना, ये बशर्ते लेखिका के अंदर उसे कहने का साहस हो, सब कुछ अनवरत रूप से उन्होंने कह डाला। राजनीति में समझौता या व्यभिचार में ज्यादा चलता है और बलात्कार कम। ये अच्छा है, राजनीति में समझौता या व्यभिचार ज्यादा चलता है और बलात्कार कम। यहाँ पे बलात्कार जैसी स्थिति नहीं है, समझौता जैसी स्थिति है, व्यभिचार है, व्यापार है। इसी की प्रवंचना उन्होंने इस आत्मकथा के अंदर की। तो मुझे नहीं लगता कि अब आत्मकथा आपहुदरी के लिए कुछ और विशेष रह गया होगा। बहुत आत्मकथा महत्वपूर्ण है, सभी पन्ने मैंने उकेर दिए, विषय, परिस्थितियां, स्थितियां, सब कुछ मैंने कहने की कोशिश की। उन्हीं की आत्मकथा के कुछ कथनों को लेकर मित्रों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप सभी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र 9415525028। मैं प्रभात मिश्रा, गुरुचिला एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ज्ञापन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी हमारे सीरीज से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।